कि तुम राजपूत होके और जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाते हो। तो मैंने कहा कि तुम राजपूत, मैं भी राजपूत हूँ कहने लगा, और मुझसे कहा कि तुम राजपूत हो के ये काम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो मैंने कहा उससे फ़ौरन कि तुम राजपूत नहीं हो सकते। रामायण के अंदर ये लिखा हुआ है, वाल्मीकि जी ने लिखा है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, परान जाए पर वचन ना जाए। तुमने अपना वचन तोड़ा है, तुमने आइन से गद्दारी की। और मेरी तकरीर शुरू हो गई। उसने कहा तकरीर बंद करो, ज़ोर से कहा, तुमको मैं वो सज़ा दूंगा कि पूरी नस्लें जो है वो तुम्हारी याद रखेंगी। तुमने समझा क्या है समरी मिलिट्री कोर्ट को? और उसके बाद उसने, मुझे नहीं पता उसके नज़दीक क्या सज़ा थी, और उस वक्त तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। उसने 1 साल कैद, 10 कोड़े और मनकूला और गैर मनकूला जायदाद हक बहक सरकार जब्त की जाती है का भी उसमें शामिल कर दिया। बाद में वो नोटिफिकेशन भी हो गया। अब एक स्टूडेंट के पास क्या जायदाद हो सकती है? लेकिन वो नोटिफिकेशन जो है वो एक साथी था। बाद में खैर 1 साल तो हमने गुजारा जेल में, और कोड़े भी उन्होंने मार लिए, और जाकर जो है उसमें CMH के मैदान में, हॉस्पिटल के मैदान में उन्होंने लगा कर डाल दिया। वहाँ बेहोश होकर होश आया तो पता चला कि वो पाकिस्तान पीस टीवी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अमार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीस टीवी। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का आज का ये ख़ुसूसी प्रोग्राम रिकॉर्डेड है, और इसी तरह अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के जितने भी प्रोग्राम हैं वो आपको पाकिस्तान पीस टीवी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कमेंट्स आरा से ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन इस्लामाबाद की जानिब से आज के सेशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक समाज में रहता है तो शऊर की मुख्तलिफ़ मंजिलें तय करता वो आगे बढ़ता है, लेकिन मुख्तलिफ़ माशरों में ये सूरत हाल मुख्तलिफ़ होती है। कई समाज ऐसे होते हैं कि जहाँ इंसान की उम्र के साथ साथ उसके शऊर की सतह बुलंद होती है, और कुछ ऐसे समाज होते हैं जहाँ इंसानों को बेशऊर रखा जाता है। हम बतौर तरक्की पसंद होने के नाते ये मानते हैं, और हमारी नज़र में एक मारूज़ी हकीकत भी है कि जिस समाज में तनकीदी नुक्ता नज़र को फ़रोग़ दिया जाए और इंसान दोस्ती को फ़रोग़ दिया जाए, तो वो इंसानियत के लिए एक बेहतर समाज की सूरत में सामने आता है और इंसानों की इज्तिमाई फ़लाह का बाइस बनता है। हमारी काबीना ने फ़ैसला किया था कि हमारे जो तरक्की पसंद सीनियर दोस्त हैं, हम उनके साथ मेरा इर्तिकाई सफ़र के उन्वान से सेशंस रखेंगे, ताकि हम उनकी ज़िंदगी के जो मुशाहिदात हैं, तजुर्बात हैं, या उनकी जो कोताहियाँ हैं और उन्होंने जो देखा, और उनसे हम जो नौजवान आज के हैं तरक्की पसंद सोच के हामिल, वो हम सीख सकें और हम वो गलतियाँ ना दोहराएं, और मादी से, उनके मुशाहिदात से, उनसे तजुर्बात से हम सीख के आगे बढ़ें। इस सिलसिले में आज हमने जनाब मोमिन खान मोमिन साहब को दावत दी है। ये एक सियासी कारकुन हैं, और एक सच्चा सियासी कारकुन जो होता है उसकी ना सिर्फ सियासी बल्कि सियासी समाजी शऊर भी बहुत बुलंद होता है। इसके अलावा भी ये बहुत कुछ करते रहे, रेडियो से भी वाबस्ता रहे हैं। अपना तफसीली तारुफ जो ये मुनासिब समझेंगे ये मज़ीद खुद करा देंगे, और आज हम इन्हीं से इनकी ज़िंदगी का जो ये शऊरी सफ़र है उसके इर्तिका के बारे में सुनना चाहेंगे। तो जनाब मोमिन साहब। बहुत शुक्रिया। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन इस्लामाबाद के तमाम मेंबरान, दोस्त और अहबाब जितने भी हैं, उन सब का कि उन्होंने मेरे लिए कुछ वक्त निकाला और मेरी एक तरह से कथा सुनने के लिए मौजूद हैं यहाँ पे। अब अपने लिए इंसान का कहना बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि अपने लिए कहाँ से शुरू करे और कहाँ से बताए। मैं बस यहाँ से आगाज़ कर सकता हूँ कि मेरे वालिदैन का ताल्लुक़ दक्कन हैदराबाद से रहा, वहाँ वो पैदा हुए, और मैं हैदराबाद सिंध में पैदा हुआ। और घर हमारा जो रहा वो थोड़ा सा दक्कन हैदराबाद के हवाले से ये था कि जो वहाँ के उस्मान थे वो पूरे हिंदुस्तान से इस तरह के टैलेंट कलेक्ट करते थे अदब के और अपने दीगर शोबाए ज़िंदगी के, तो उसमें फ़ौज से ज़्यादा ताल्लुक़ रहा मेरे वालिदैन का, नाना भी और दादा भी। और बहुत ज़्यादा उनके तबीयत में अंग्रेज़ की खूब मौजूद थी, और शायद वो ज़्यादा उसके अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे। ज़हनी तौर पर भी उन्हें पंजाब में ज़मीनें अलाट की गईं, जो अब भी हैं मौजूद हमारे पास पंजाब में, नाना की भी और दादा की भी।
लेकिन मेरे दादा जो है वो ICS उन्होंने कर लिया था, इंडियन सिविल सर्विस का। तो उस लिहाज से जो है वो मुझे लगता है कि उनका थोड़ा सा चेंज था, उनमें खासी तब्दीली थी, और वो दराई हमारे ख़ानदान में भी। तो तक़सीम हिंद के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद हैदराबाद में जो हमें जगह मिली, वो एक ऐसी इलाक़ा रहा, हीराबाद कहलाता है, जो कि हिंदू जो रहा करते थे वहाँ पर बनी है, उनकी आमाजगा थी, उन्हीं की वो प्रॉपर्टीज़ थी, जो कि उन लोगों को अलाट हुई जो ब्यूरोक्रेसी में थे, या इस तरह के वहाँ पर लोग थे कि लॉयर ज़्यादातर थे, वडेरे थे वहाँ पर रहने वाले। और उन्हीं में सिंध के बेशतर वडेरे हैदराबाद में जब आते थे तो वो हीराबाद में ही ज़्यादातर अपनी जगहें लेते थे। उसमें मुझे याद पड़ता है अपने इब्तदाई ज़माने का, उसमें कि हाकिम अली जरदारी साहब वहाँ रहा करते थे, आसिफ जरदारी साहब थे, ज़फ़र मिर्ज़ा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के वालिद वो वकील हुआ करते थे, बाद में जज हो गए। ये हमारे महल्ले में ही थे ये लोग मौजूद। हम तो बच्चे हुआ करते थे उस ज़माने में, वो लोग पिटारों में कहीं पढ़ा करते थे। तो रोशन ख़याली के सफ़र का आगाज़ जो है वो मेरा तो अपने घर से ही हो गया एक तरह से, क्योंकि वालदा जो है वो मैट्रिक उस ज़माने में कर चुकी थी और लिटरेचर वगैरह से भी उनका वास्ता था। तो हमें पढ़ने के लिए वाहिदा नसीम और जो है वो मखदूम, ये सब दे दिए जाया करता था। और इब्राहिम जलीस को पढ़ने से मेरे उसमें तब्दीली आई। हुआ ये कि उस ज़माने में आना लाइब्रेरी हुआ करती थी महलों में, तो हमारे वहाँ एक पुराने मकानात बड़े बड़े हवेली टाइप के हैं, उसी में एक में आना लाइब्रेरी भी मौजूद थी। तो वालदा ख़ुद ही भेजा करती थी कि वहाँ से तुम खिलौना, बच्चों की दुनिया, ये सब लेकर आते रहो और पढ़ते रहो। तो उसी में उन्होंने मुझसे एक दफ़ा इब्राहिम जलीस की जो है वो मंगवा ली, एक नावल थी, तो मैं ले आया, दो मुल्क एक कहानी के नाम से। वो मेरे लिए बिल्कुल एक काया पलट साबित हुई। यानी उसमें ये बताया गया है कि अभी भी मुझे याद आती है वो, कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान बनने का अमल शुरू हुआ। दो हाथ जो है वो मिल रहे हैं, एक हाथ के अंदर चमकती हुई एक अंगूठी है, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने मंजर कशी की थी। और उसका आखिर में ये इम्प्रेशन पड़ता था पढ़ने वाले को कि ये सब तो बहुत ताराज हुआ है, तो सब कुछ दुरुस्त नहीं हुआ किसी सूरत में भी, जो भी हुआ है, ये इम्प्रेशन आता था। तो उस वक्त से जहन में सवाल आना शुरू हो गया कि ये सब कुछ क्या हो गया हमारे लिए। तो 70-72 के अंदर मैंने मैट्रिक किया, तो उस ज़माने में पीपल्स पार्टी और सोशलिज़म का गलगला बुलंद हुआ था। मेरे इल्म में नहीं कि सोशलिज़म क्या होता है और कैसे होता है, बस बराबरी एक अच्छी लगती थी कि भाई बराबरी होनी चाहिए। तो शोर मचाते फिरते रहते थे महल्ले में कि सब बराबर होने चाहिए। तो उन्हीं दिनों में मुझे याद पड़ता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हमारे वहीं से इंटर हुआ करते थे, जेल रोड कहलाता है वो, और गवर्नर रसूल बख्श तालपुर के घर जा रहे थे वो, पीपल्स पार्टी वगैरह बनने का अमल था एक। तो जैसे कि फर्स्ट मैट्रिक का एक तालिब इल्म जो होता है वो तो ज़्यादा तेज़ होते हैं बच्चे। मुझे याद है कि मैं उचक कर पता नहीं किस तरह से वो उनके उस पर चढ़ गया ट्रक के ऊपर, और जाकर मैंने भुट्टो साहब का हाथ जो है वो उसको पकड़ लिया। तो उनकी नज़र पड़ी एकदम नीचे कि किसने मेरा हाथ पकड़ा है। तो बड़ी हैरत हुई, उन्होंने मुस्करा के मुझे देखा, बस वो लम्हे। उसके बाद मुझे याद नहीं किसका धक्का आया, किसकी चोट लगी, और उसके बाद जब होश आया तो मैं ट्रक से बाहर नीचे की तरफ कहीं मौजूद था। खैर वो ज़्यादा दूर नहीं, रसूल बख्श तालपुर साहब का बंगला, वहाँ पर हम लोग जाया भी करते थे। बाद में ये मालूम नहीं था कि क्या है, लेकिन बड़ी एक ख़ास बात उसमें जो मेरे अभी तक उसमें मौजूद है मेमोरीज़ में, वो ये कि रसूल बख्श तालपुर के वहाँ नारे लगते थे और बड़ा रेडिकलिज़म होता था, वो बड़ा अच्छा अपील करता था। तो भुट्टो साहब एक दफ़ा वहाँ आए हुए थे, ठहरे हुए थे। हम लोग कॉलेज में आ चुके थे, और कॉलेज के बाहर उस ज़माने में CID के लोग हुआ करते थे, उनका एक मखसूस लिबास हुआ करता था, वो अलग से ही पहचाने जाया करते थे। हाथ में कागज़ पेंसिल भी उनके हुआ करती थी, और नोट करने का अंदाज़ होता था उनका, शलवार कमीज़ पहने हुए अलग से नज़र आते थे, और हमें उनसे बड़ी चिढ़ महसूस होती थी। तो शहर में ऐलान हुआ कि भाई भुट्टो साहब आए हुए हैं, चलो उसी तरफ चलते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे उनके बंगले पर, तो वो वही मखलूक मुझे वहाँ पर भी नज़र आई। दोस्त अहबाब साथ थे, हमने उनकी पिटाई करना शुरू कर दी, हमने उन लोगों को भगाना शुरू कर दिया। वो बेचारे घबरा के भाग गए, और हम बड़े फातहाना अंदाज में अंदर दाखिल हुए। थोड़ी देर बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए।
तो उन्होंने इधर उधर देखा, हम लोग भी हुजूम में बैठे हुए, मुझे अच्छी तरह याद है। तो कहने लगे भाई वो मेरे जो मेहमान हैं वो कहाँ हैं? अब हमने कहा मेहमान तो हम ही हैं, हम और कौन हो सकता है? तो भाई वो मेहमान जो मेरी बात जो है वो याया तक पहुंचाएंगे, भाई लड़कों ने, हमने कहा वो तो भाग गए यहाँ से, तो लेकर आओ उनको वापस, आप लोग थोड़ी पहुंचाओगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो कौन पहुंचाएगा, वही लोग तो पहुंचाएंगे मेरी बात सारी की सारी, वापस लेकर आओ उनको। हम वापस भागे बाहर और वो हमसे आगे भाग रहे थे, लेकिन हमने समझा बुझा के वापस लिया। भाई आओ, वो बुला रहे हैं वहाँ पर, वो आपको बैठना पड़ेगा चलकर। वो बेचारे सहमे हुए दीवार के साथ साथ बैठ गए और नोट वोट करने लगे। तो बाद में मैंने गौर किया कि कितना डिसेंट इस्तेमाल किया करते थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कि किस तरह से जो है कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, कैसे पहुंचनी चाहिए। तो ये मेरे एक उसमें रहा। एनएसएफ का मामला शुरू हुआ, कॉलेज में आए तो, लेकिन उस वक्त के जो अशराफिया टाइप के लोग बना करते थे या पढ़ी लिखी फैमिलीज़ होती थी, तो रेडियो की तरफ उनका, बच्चों को तहज़ीब और तमद्दुन और अदब सिखाने के लिए रेडियो प्रोग्रामों में भेज दिया करते थे। तो मुझे भी रेडियो प्रोग्राम में, बच्चों के प्रोग्राम में भेज दिया जाया करता था। हर इतवार को होता था, कुछ इस तरीक़े से चलता था वहाँ पर। तो उसमें नाते पढ़ना है और जो भी नज़में याद करा दी गई हैं वो पढ़नी है वहाँ जाकर। तो इस तरह का जो है वो होती थी। और मुझे महसूस होता था कि चूँकि मैं घर का बड़ा बच्चा था और दादा जो है उनके सारी नज़र करम मुझ पर हुआ करती थी। नज़र करम तो खैर नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा जो है ना, जिसे कहना चाहिए एक किस्म की आमरियत महसूस होती थी। एक बच्चा खेलना चाहता है और वो उसको डिसिप्लिन में ढाल रहे हैं। इंग्लिश पढ़ो, डॉन अखबार घर में आता था तो डॉन पढ़ो। आज भी डॉन देखता हूँ तो मुझे उसमें से दादा की शक्ल नज़र आती है और बड़ा खौफ महसूस होता है। मैं पढ़ नहीं पाता, सिर्फ इस ज़रूरत के तहत पढ़ लेता हूँ। तो अभी भी ये चीज़ होती है कि भाई इतनी सख्ती करके जो है आप डिसिप्लिन में ढालने की कोशिश करते हैं। तो एक शायद एक रिएक्शन था उस वक्त के हालात का जो मुझ में धर आया एक तरह से। लेकिन रेडियो से ताल्लुक़ बरकरार रहा। फिर आगे बढ़कर फिर रेडियो ड्रॉ प्रोग्राम्स में जो है वो शिरकत करने की दावत मिलती रही। तो यूँ हम आ गए। उस ज़माने में कॉलेज इलेक्शंस हुआ करते थे बाकायदा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो है वो 72, 73, 74 की बात थी। तो उसमें जो है वो स्टूडेंट के वीक बनाया जाया करते थे, जो कि बाद में जनरल ज़िया के आने की वजह से वो मौदूम होकर बिल्कुल सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। तो हमें नहीं मालूम था कि भाई क्या हुआ करता है, हम भी हिस्सा लिया करते थे। मुझे याद है कि टैबलो एक थी, वो हमने किया, अल्लामा इकबाल की एक नज़्म, तू रहना वर्द शौक़ है मंजिल न कर कबूल, उसके ऊपर हमने एक ओपेरा सा और एक जो है वो प्ले वगैरह का तैयार किया। उसके अंदर मैंने हैदर अली का रोल प्ले किया। तो यूँ तो जो है वो एक थोड़ी सी जहन साजी हो चुकी थी कि क्या चीज़ है, और क्रिटिक जहन बनना शुरू हो गया था मेरा। आगे चलकर जो है वो हमारे साथ में हुआ करते थे उस ज़माने के कौमी अखबार के मालिक इलियास शाकिर, मुख्तार आकिल, शकील पठान, ये सब हमारे साथी थे। तो एनएसएफ का आगाज़ मुझे नहीं पता कि कैसे इन लोगों ने शुरू किया। और चूँकि मैं थिएटर वेटर किया करता था तो तुम तकरीर भी करो। तो मुझे याद है कि ज़िंदगी में सबसे पहले मेरी तकरीर जो है वो सेमेस्टर सिस्टम के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सेमेस्टर सिस्टम शुरू किया था कराची यूनिवर्सिटी वगैरह में। तो हम कह रहे थे कि ये फस्ताई चीज़ है, इसे नहीं होना चाहिए, और उसमें बड़े दलील जो है वो दे रहे थे खड़े होकर अपने कॉलेज के अंदर। और एनएसएफ के प्लेटफॉर्म से तो बड़ा अच्छा लगा। फिर जानने की कोशिश की कि भाई सोशलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, ये एनएसएफ क्या चीज़ है। तो यूँ जो है वो ताल्लुक़ एनएसएफ के अंदर मौजूद एक अंडरग्राउंड पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी से जो है वो जुड़ गया। और उसके साथ ही पता नहीं कब किस वक्त उन्होंने मुझे जो है अपने साथ में मेंबर बना लिया और मुझे कहा कि भाई आप जो है वो सेक्रेटरी भी आप होंगे और चलाएंगे भी आप कम्युनिस्ट पार्टी हैदराबाद के अंदर और सिंध के अंदर। तो मुकर्रर तो था ही, तकरीरें करता रहते थे। तो इसी तरह से जो है वो मामलात आगे बढ़ते चले गए और हम जो है वो प्रो मास्को, मतलब प्रो मास्को नहीं बल्कि प्रो चाइनीज़ खाते में आ गए, जिसमें रशीद हसन खान हमारे जो है वो रहनुमा हुआ करते थे और वो अंडरग्राउंड थे। तो बड़ा एक सस्पेंस था, बड़ा एक जो है वो तजस्सुस था कि भाई ये कैसी ज़िंदगी होती है, क्या होता है। तो उसी दौरान के अंदर जो है वो भुट्टो साहब के उसमें बांग्लादेश मूवमेंट का भी मामला चला। तो मुझे याद है कि मैं जो है वो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा मौदूदी साहब से इंस्पायर थी मेरी। मैं बहुत ज़्यादा उनकी हम और हमारा काम, तफ़हीमात, ये भी पढ़ा करता था। दोनों तरफ का लिटरेचर चल रहा था। तो लड़ाई झगड़े में भी आगे हुआ करते थे।
तो राइटिंग उनकी बड़ी अच्छी लगा करती थी। घर पूरा का पूरा जो है वो जमाती स्टाइल का हुआ करता था। सोशलिज्म का नाम लेना जो है वो जुर्म समझा जाया करता था उर्दू बोलने वाले उसमें, और दक्कन हैदराबाद का नाते से तो फिर वो एक सिलसिला जुड़ जाता था मौदूदी साहब से, फ़िक्री लिहाज से भी उनका, तो वो यूँ सब उसमें हमआहंगी महसूस होती थी। लेकिन जमीयत में मैं उस तरह से रहा नहीं कभी, लेकिन मुझे महसूस होता था कि मैं शुरू में उससे इंस्पायर था, किसी हद तक था बहुत। तो जब कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ कायम हुआ तो फिर बाकायदा पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ, स्टडी सर्कल्स होने लगे और समझ आने लगा कि भाई ये बात को किस तरह से किए जाना चाहिए, कैसे जो है वो अपना मतमा नज़र बेहतर तरीक़े से बयान किया जाना चाहिए, और कोई मकसद है ज़िंदगी का आने का, कुछ समाज को तब्दील करने की बात है, इस तरह की मतलब एक ज़िंदगी का आगाज़ हो। तो वो तो चीज़ एक तरफ रह गई जो वालिद चाहा करते थे कि भाई मैं जाकर जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन अटेंड करूं, तो मैं तो मज़दूरों और किसानों की तरफ निकल गया, लेकिन बाकी लोगों पर जोर चढ़ गया। तो मेरे जितने बहन भाई कज़न वज़न हैं वो अभी भी ब्यूरोक्रेट हैं वहाँ पर। मेरा कज़न जो है इस वक्त चीफ सेक्रेटरी लगा हुआ है सिंध के अंदर, बहन भाई सारे के सारे एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी लगे हुए हैं वहाँ पर। उन्होंने उनकी ख्वाहिश पूरी की, मैं ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ साबित हुआ और अपने वालिदैन का और उसका जो है जो ख़ानदानी एक तसलसल चल रहा था सरकारी नौकरियों का, उससे जो है मेरा सिस्टम निकल गया बाहर। लेकिन बहरहाल वालिद ने ये चाहा, वो डॉक्टर थे तो, और हैदराबाद में चंद ही गिने चुने डॉक्टर उस ज़माने में हुआ करते थे, तो ख़ासा उनके प्रैक्टिस जो है वो थी। तो उन्होंने चाहा कि भाई आप वकील तो कम से कम बन ही जाओ, तुम्हारे दादा भी जो है लॉ वगैरह पढ़ चुके। तो मैंने कहा चलें ये तो मैं कर ही लूँगा किसी तरह से। तो गिरफ़्तारी भी हुई भुट्टो साहब के पीरियड के अंदर। मुझे याद है कि जब हम ये सेमेस्टर सिस्टम पर वो कर रहे थे तो घर पर छापा लगा, और उस ज़माने में जो है वो पुलिस आया करती थी, तो भुट्टो साहब ने उसका आगाज़ किया कि अगर मुलजिम ना मिले तो उसके घर वालों को भी पकड़ के लेकर आ जाया जाए। तो लाकर जो है वो थाने में बैठाया जाया करता था। अब इस किस्म के शरीफ शुरफा टाइप की फैमिली उसके लिए बड़ा एक अज़ियतनाक अमल था कि मैं जो है वो कहीं थरपारकर में निकला हुआ हूँ, घर पर छापा लग गया, वो किताबें उन्होंने निकाल कर आग वाग भी लगा डाली खौफ और दहशत फैलाने के लिए। तो एंटी भुट्टो भी हम लोग बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम करते रहे। फिर MRD की मूवमेंट चली, तो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ था कि हमें भुट्टो को उस तरह से अपोज़ नहीं करना चाहिए जैसे कि ये बाकी MNA की, सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, MNA की, मौलवियों की और तमाम इनकी निज़ाम मुस्तफ़ा कह लीजिए उसको, दुरुस्त कहा आपने। तो हम उससे थोड़ा सा डिफ़र कर गए। हमने कहा नहीं, भुट्टो से हमारा इख्तलाफ इस बात पर नहीं है कि वो निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं लाना चाहता, इस बात पर है कि वो फ़ाशिस्ट रोल क्यों प्ले कर रहा है, इस बात पर है कि वो जो उन्होंने वादे किए थे उसके ऊपर क्यों नहीं पूरी के पूरा अमल किया जा रहा, क्यों नहीं उसके ऊपर जो है जो आप एजेंडा लेके गए थे वो क्यों नहीं ले। तो वहाँ से समझने आने लगा कि रियासत क्या होती है, रियासत में जाने में क्या हो सकता है, कुछ आप हासिल कर पाते हैं, कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, उसके लिए भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो ये एक दूसरा फेज़ था जिसमें कि हम दाखिल हुए, लेकिन आगाज़ वहाँ से हो चुका था। मेरे भाई अरेस्ट हो गया छोटा उसी पीरियड में, और उस वक्त स्टाइल पीपल्स पार्टी का भी ऐसा हुआ करता था कि हमारे जो इलाके के अंदर मौजूद जो बदमाश टाइप के लोग हुआ करते थे, चर्स वर्स का और मलंग टाइप के, मवाली टाइप के, वो ज़्यादा पीपल्स पार्टी में एक्टिव। बाद में समझ में आया कि भाई इसमें इनका तो कोई कसूर नहीं है, जो समाज ने इनको दिया वही लौटा रहे हैं ये लोग, लेकिन उस वक्त समझ में नहीं आता था। बड़े अजीब सी पार्टी महसूस होती थी कि ये कैसा वो है कि इसमें जो है वो इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि समाज के अच्छे लोग नहीं समझे जाते। NSF ने ये बात समझाई कि भाई ये तो मुआशरे के अंदर तब्दीली लाने के नतीजे में होगा। तो इसी के साथ ये चीज़ हुआ कि जनरल ज़िया की जब माशाल्लाह आई तो उसके ख़िलाफ़ उस वक्त मैं NSF के अंदर मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया पूरे पाकिस्तान का। तो माशाल्लाह का आगाज़ होते ही जो सितम टूटा वो तो सबके ऊपर जो हुआ सो हुआ, हमने भी उस तहरीक में हिस्सा लिया। नतीजतन ये हुआ कि मैं बहुत अरसे तो रोपोश रहा, वो मुझे गिरफ़्तार नहीं कर सके, लेकिन वो उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा गुस्से की बात भी बन गई। वो बार बार घर पे छापे लगाते, भाइयों को अरेस्ट करके ले जाते, छोटे भाई को। लेकिन एक दफ़ा वो बहरहाल एक मीटिंग के अंदर मुझे गिरफ़्तार करने में कामयाब हो गए, और बाकायदा अंदाज़ उनका ऐसा था कि अनाउंसमेंट हो रही है वो मेगाफोन के ऊपर कि मोमिन ख़ान आप हथियार फेंक दें, और आप चारों तरफ से घेर लिए गए, जबकि वो मीटिंग थी, हमारी NSF की मीटिंग हो रही थी, और हमने अगर 1 2 3 गिनेंगे और 10 तक अगर तुमने हथियार ना फेंके, गोया कि मेरे पास कोई हथियार थे, हालांकि कुछ भी नहीं था उस ज़माने।
तो हम जो है वो गोलियों की बौछार कर देंगे, और वो ऐलान हो रहा है, पूरी उसमें सुना जा रहा है। तो मैंने दोस्तों से कहा भाई आप लोग रुक जाइए, मैं निकल के जाऊंगा। नतीजा ये हुआ कि अगर लोगों ने हैदराबाद देखा हो तो वहाँ पे ढलान है, छोटी सी पहाड़ियाँ हैं, उसके ऊपर वो स्कूल था जहाँ हम अपना जलसा कर रहे थे। तो वो ऐलान ख़त्म हुआ, मैं सामने ज़ाहिर हुआ, मुझे था कि, और सारे दोस्त ये कह रहे थे कि वो मार देंगे, शूट कर देंगे आपको। मैंने कहा जो भी कुछ हो उसको तो फेस करना पड़ेगा मुझे। मैं निकल के गया तो सब के सब मुझ पर टूट पड़े पुलिस वाले, और मार पीट उन्होंने शुरू कर दी बुरी तरीक़े से। वो चूँकि ढलान थी तो उसके ऊपर तार जिस्म, कपड़े सारे तार हो चुके थे, कमीज़ सारी। और मुझे एक ही बात सूझी कि मैं माशाल्लाह के ख़िलाफ़ मुतवातर नारे लगाता रहूँ, बस दूसरा कोई काम ही ना किया जाए। और मैं जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ नारे लगाता रहा। वो घसीटते हुए ले जा रहे थे, खून बह रहा था, अजीब व गरीब तमाशा हो गया। और थाने में ले जाकर उन्होंने जो है मुझे डाल दिया गया। और अंदाज़ ये था जैसे मैं कोई जो है वो कोई बहुत मुजरिम हूँ, कोई अखलाकी जुर्म किया हुआ है। और कुर्सी पर बैठने लगा तो कुर्सी से नीचे बैठ, और इधर पड़ जा ज़मीन के ऊपर, और SHO सामने ऊपर बैठा हुआ था। और उसने मज़ीद जो उसका नैरेटिव तो वो था कि अब तुम्हें मज़ा आएगा, अब पता चलेगा, बहुत तुमने जो है जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ बड़ा तुमने तहरीकें चलाई हैं, और तुमने बड़ा मसला पैदा किया था, अब तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे, ये वो, और हम कुछ नहीं करेंगे, तुम फ़ौज के मुजरिम हो, वही तुम्हें लेके जाएंगे, वो जो करते हैं हमें नहीं पता कि क्या करते हैं, तुम्हारे साथ क्या बनता है। अब NSF के अंदर नौजवान मैं, और मुझे याद है कि उसके बाद उन्होंने जब मुझे समरी मिलिट्री कोर्ट में पेश किया तो फैज़ साहब की वो नज़म घूम रही थी कि वो आड़ा बेड़ी लगा रखी थी, और चूँकि उनके पास गाड़ी नहीं थी तो पाबा जौला चलो वाला मामला था, हाथ में हथकड़ियाँ, पीछे पुलिस, और वो मुझे जो है वो बाज़ार में से लेकर पैदल लेकर जा रहे थे कोर्ट, और सब सन्नाटा तारी हो गया वहाँ पर। तो जहन के अंदर वो नज़म गूंज रही और मैं बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा। कैमरे तो थे नहीं कि जो रिकॉर्ड हो सकती थी, लेकिन दिल के अंदर वो नज़म भी चल रही बाकायदा, और मैं चला जा रहा हूँ। जब मार्शल लॉ कोर्ट के अंदर पहुँचे तो हमें अंदाज़ा नहीं कि मार्शल लॉ कोर्ट क्या हुआ करती है। उधर साहब एक मेजर साहब बैठे हुए, और उसने जब, और वर्दी के साथ बैठे, वो समरी मिलिट्री कोर्ट लगी हुई। उस ज़माने में रिपोर्ट नहीं हो सकती थी, लेकिन ये होता था कि आप अपना कोई वकील करना चाहे तो कर सकते। मुझे ख़ौमाहा ये ख्याल हुआ कि वकील की क्या ज़रूरत है। तो हमें तो जहन में ही था कि भाई कानून भी नहीं कहा है, रियासत भी नहीं की है, फ़ौज भी नहीं की है, और जो है वो अदालतें भी नहीं की है, तो क्या ज़रूरत है जो है उसमें वकील को बुलाया जाए। तो मैंने कहा कि मुझे कोई वकील की ज़रूरत नहीं है, मैं ख़ुद ही बात करूँगा। तो उसने जो शुरू किया तो वो इत्तेफाक से जो है वो नस्लन वही था, यानी राजपूत था वो, और उसने मुझ पर वहाँ से ये ताना मारा एक तरह का। मुझे एकदम गुस्सा आया उसके ऊपर कि उसने मुझे इस तरीक़े से क्यों जो है वो तहक़ीर से बातचीत की है। तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। उसने 1 साल कैद, 10 कोड़े, और मनकूला और गैर मनकूला जायदाद हक बहक सरकार जब्त की जाती है, कभी उसमें शामिल कर दिया। बाद में वो नोटिफिकेशन भी हो गया। अब एक स्टूडेंट के पास क्या जायदाद हो सकती है, लेकिन वो नोटिफिकेशन जो है वो एक साथी था। बाद में खैर 1 साल तो हमने गुजारा जेल में, और कोड़े भी उन्होंने मार लिए, और जाकर जो है वो सब उसमें CMH के मैदान में, हॉस्पिटल के मैदान में उन्होंने लगा कर डाल दिया, वहाँ बेहोश होकर। होश आया तो पता चला कि वो मुझे जो है वो ले जाया गया, घसीट कर गया। होश आया मुझे लॉकअप के अंदर, वहाँ पर 2 लोग मौजूद थे और सन्नाटा तारी हुआ। वहाँ एक थे मज़हर बलोच और एक थे मौला बख्श मशहूरी। वो बाद में जो है वो जाके, अच्छा वो दोनों के दोनों ने अपनी कमीज़ उतार के और मुझे जो है सिकाई की चेहरे के ऊपर। तो थोड़े बाद मुझे होश आया तो उसने कहा कि भाई हमने तो 6 महीने हो गए, हमने किसी इंसान की शक्ल ही नहीं देखी है, तुमको तो साइड से लाकर फेंक दिया गया, दरवाज़ा साइड से खोल दिया गया, शुक्र है कि हम तुमको पहचान गए, तुम कौन हो। मैंने अपना नाम बताया, हाँ बिल्कुल हमने नाम सुना है। तो भाई ये तुम्हारे साथ क्या हुआ, मैंने थोड़ी सी बातचीत सुनाई। दूसरे दिन फिर वो आ गए लेने के लिए। तो ये कैफियत थी कि वो मुझे दोनों ये कह रहे थे कि अब वो तुमको जब लेके जाएं तुम उनको ये याद दिलाना कि 2 और भी जो है वो जिंदा में पड़े हुए हैं, उनको भी बाहर बुलाओ, उनको भी मेरी तरह से उन पर भी तशद्दुद करो, ताकि हम किसी दूसरे शख्स चेहरा तो देख सकें, किसी इंसान का लफ्ज़ तो सुन सकें, हम उनसे बात तो कर सकें। और फिर उसके साथ यही सिलसिला था कि वो मुझे लेके जाते थे। और उस ज़माने में ये था कि मुझे याद है बहुत अच्छी तरह कि एक ऊंची सी जगह थी और सब चीज़ें नज़दीक नहीं थी, हाथ के उसके ऊपर नहीं थी, और उन्होंने लाकर जो है वो एक तरीक़े से मुझे डाला और चेहरा उनका साफ था। उन्होंने तारुफ़ कराया, मेजर शायद उस ज़माने में हुआ करते थे वो, कोई मेजर ज़मीर, कोई मेजर मुस्तफ़ा,
ऐसे मुझे जहन में आता है। और उन्होंने कहा कि तुम जो है बहुत किताबें तुम्हारे हाथ में होती हैं, हम जानते हैं, तुम्हारा हुलिया भी हमारे पास रिकॉर्डेड है और हमें इत्तला है तुम्हारे बारे में कि तुम ज़रूर किताबें हर वक्त अपने साथ रखते हो, तो अब तुम लिखो अपनी जो भी तुम्हारे साथ ज़िंदगी में गुजरा है। कागज़ पेंसिल देकर और वो चले गए। अब मैंने सोचा कि मुझे क्या लिखना चाहिए, तो जहन ने ये सोचा कि मुझे बाकी बातें छुपा देनी चाहिए, तहरीक की तंजीम नहीं बतानी चाहिए। 2 सफ़े थे, तो 2 सफ़े जो है वो मैं ऐसे भर दूँ कि उसके पास गुंजाइश ही ना रहे आगे कुछ और लिखने की। तो मैंने जो है ना वो लिखना शुरू किया जो वो कैफ़ियत थी कि जहाँ से कि मुझे गिरफ़्तार किया गया, सारी कहानी लिख दी कि थाने में कैसे लाया गया। फिर मेरी ये कैफ़ियत है कि मैं समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, कुछ वक्त मिलेगा तो कुछ करूँगा। ऐसे मोनोलॉग उसके अंदर मैंने भर दिया। वो आए, अब मुझे नहीं पता कि दिन कब हो रहा है और रात कब हो रही है। सिर्फ ऊंचा सा एक बल्ब जला करता था और टाइम का कोई पता नहीं चलता था। और कुर्सी पर लाकर उन्होंने बैठाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि कपड़े उतार दो। अब एक आदमी कैसे खुद से जो है वो कपड़े उतार दे। और उन्होंने एक अर्दली को इशारा किया। मैंने कहा अब ये क्यों कर रहे हैं? बोला तुमसे जो पहले यहाँ आया करते थे हम जानते हैं, खुदकशी कर लेते हैं लोग, हम तुम्हें जो है ना शलवार कमीज़ भी नहीं पहनने देंगे, कमरबंद से जो है वहाँ पर खुदकशी कर लेते हैं लोग यहाँ पर, हम तुम्हें ये मौका फराहम नहीं करेंगे। और वो अर्दली आने के बाद उसने अपनी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कुर्सी पर बैठ जाएं आप। बैठ गया मैं सामने कुर्सी पर, ये जनरल ज़िया की मार्शल लॉ चल रही। अब पढ़ना शुरू किया उन्होंने, तो उसके बाद उठा के वो पर्चा मेरे मुंह पर मारा ज़ोर से। बोला तुम हमें पागल समझते हो? क्या समझा है तुमने सारा का सारा जो है अपनी खुद कलामी सी भर के रख दी है, वहाँ से शुरू कर दिया जहाँ से हम तुम्हें गिरफ्तार करके लेकर आए थे। तुम तैयार हो जा, बस हम समझ गए तुमको कि क्या। और उसके बाद उन्होंने मारना शुरू किया। कोई पता नहीं कब बेहोश हो गया मैं और कब मुझे होश आया। दूसरे दिन फिर ये किस्सा था कि वो आए तो पूछने लगे भाई ये साइक्लो स्टाइल मशीन कहाँ होती है। अब मेरे जहन ने काम किया कि अगर मैंने किसी साथी का नाम लिया तो वो भी पकड़ा जाएगा और उसके भी साथ भी यही दुर्गत बनेगी। तो सब चीज़ें जो है उस जहन ने ही कहा कि अपने ऊपर ले लो। अब मैं तो पकड़े गया हूँ, तो मैंने कहा मेरे ही घर पर होती। उसके बाद 2 घंटे के बाद आया और उन्होंने कहा तू झूठ बोलता है, किसी और जगह पर हम पूरा घर छान कर मार कर आ गए, वहाँ कोई साइक्लो स्टाइल मशीन बरामद नहीं हुई है। तुम अपने साथी का नाम लो, दूसरे का नाम लो, तीसरे का नाम लो। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा अब जब ये मारना है तो चलने दो। इसी दौरान वो सिगरेटों से जिस्म जला दिया करते थे जगह जगह, पता ही नहीं चलता था। एक पीछे खड़ा होता था, एक सामने बातों में लगाता था, सवाल करता था और पीछे से उछल के लगा देते थे। खैर ये अमल पता नहीं कब तक चलता रहा। उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ अदालत में पेश कर दिया, कपड़े अपने घर से मंगाए और लेकर वहाँ पर पहुँचे। अब अदालत में ये काम जो मैंने थोड़ी देर पहले कार्रवाई आपके सामने को सुनाई ये हो गई और सज़ा उन्होंने दे डाली। जब बाहर निकले, अच्छा उस ज़माने में ये भी हुआ करता था कि जब किसी को शहर बदर किया जाता था तो एक लेप सा बनाकर और दीवार पे चस्पा किया जाता था कि हर गाह तुमको आगाह किया जाता है कि तुम यहाँ से शहर बदर किए जाते हो और अगर तुम यहाँ नज़र आए तो तुमको जो है वो मार दिया जा सकता है। तो मैं जब रिहा होकर आया तो दूसरे दिन आकर उन्होंने वो चीज़ भी चस्पा कर दी दीवार दरवाजे के ऊपर लाकर। अब घर वाले परेशान, उन्होंने कहा भाई आप छोड़ दें यहाँ से, हैदराबाद छोड़ दो, यहाँ से कराची चले जाओ। यहाँ से वो आगाज़ हो गया मेरा जो मुझे कराची यूनिवर्सिटी ले गया। जब वहाँ से निकला तो उस वक्त तक हम NSF के कई धड़े बन चुके थे, लेकिन हम उसका मर्जर का अमल शुरू कर चुके थे। तो मैं कराची डॉ मेडिकल कॉलेज में जाके रुका। डॉ मेडिकल कॉलेज में हमारे वहाँ पर डॉक्टर शेरशाह हुआ करते थे, उनका एक कमरा होता था। उन्होंने चाबी मुझे दे दी कि बस अब आप इधर ही रहा करें, यहाँ ठीक है, आपका गुजारा हो जाएगा और यहाँ पर कोई छापे आपे भी नहीं लगेंगे। तो वो मेरे लिए बड़ी नेमत साबित हुआ उसका वो रूम। बाद में उनसे अच्छा खासा ताल्लुक़ भी रहा। फिर वहाँ पर डॉ मेडिकल कॉलेज में 2-3 NSF का मामला पूरे कराची में हुआ करते थे। सज्जाद यहाँ पर बैठे हुए जानते हैं। लेकिन माशाल्लाह की वजह से हमें ये समझ में आने लगा कि ये झगड़े हमें ख़त्म करने चाहिए। हमें प्रोग्राम हमारे सब एक हैं, हमें मिलकर जो है वो जद्दोजहद करनी चाहिए। तो ये क़ुराए फ़ाल मेरे नाम निकला कि मुझे जो है वो तमाम 2-3 NSF का चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बना दिया, जिसमें महराज साहब की भी एक NSF का धड़ा होता था, फिर रशीद हसन खान का भी होता था, फिर अली आवर साहब हुआ करते थे, सज्जाद जिनके साथ में ये जो ग्रुप हुआ करता था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये हम लोगों से पढ़ने में ज़्यादा तेज़ हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं किताबों को, तज्ज़िया बहुत अच्छा करते हैं। हम लोग जो है वो नारे बहुत ज़बरदस्त लगाते, तकरीरों पर हमारा ज़ोर बहुत ज़्यादा, एजुटेशन पर हमारा ज़ोर बहुत ज़्यादा था। DSF होती थी तो वो भी तज्ज़ियाती बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और बहुत अच्छा जो है वो उनका तज्ज़िये हुआ करते थे। तो मेरी इन सब से दोस्ती होती चली गई।
लेकिन हमारी अपनी जो पार्टी थी वो मेरे ख़िलाफ़ हो गई अंदर से कि तुम जो है वो बाकी लोगों से नहीं मुलाकातें करोगे, और ये जो कोशिश कर रहे हो लेफ़्ट को एक बनाने की, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, स्टूडेंट को एक करने के सिलसिले में। तो उसमें 79 ही में जो है वो मैं रिलीज़ हुआ, तो जनरल ज़िया ने इलेक्शन करवाए, कॉलेज इलेक्शंस। मुझे याद है कि पूरे कराची में हम लोग इलेक्शन जीत गए, लेफ़्ट के लोग जीते, यानी उसमें तादाद एनएसएफ की ज़्यादा थी, पीएसएफ के लोगों को भी हमने साथ ले लिया, और उसके अंदर हमने प्रोग्रेसिव काउंसिल बनाई। मैंने पहले वहाँ पर हुआ करती थी, एक बॉडी हुआ करती थी इलेक्टेड लोगों की, जो महराज मोहम्मद ख़ान, फ़तेह अली ख़ान बनाया करते थे। हमने एक नया तरह डाली जिसमें ख़वातीन की, लड़कियों की भी यूनियंस हमने विन कर ली वहाँ पर। और फिर मुझे याद है कि उसके बाद एक बहुत बड़ा जलसा हुआ जो डॉ मेडिकल कॉलेज में किया गया, जिसमें कि मैं उसकी सदारत कर रहा था, और उसमें एक हुआ करते थे सदाकत राना साहब, सदाकत अखबार निकालते थे, अकबर राना साहब को इस तरह से उनका नाम था। उन्होंने पर्चा हमारे नाम, एक पेज पूरा हमारे लिए कर दिया गया था, और जो है वो ये नाफिज हो चुका था कि जो प्रेस के ऊपर प्रेस एडवाइस आया करती थी और उसमें से निकाल ली जाती थी, वो जगह खाली रह जाया करती थी अखबारात की, और वहाँ पर पता होता था कि इस जगह कोई ख़बर थी जो कि शाया नहीं की गई, वो यूं ही प्रिंट हो जाया करता था अखबार जो था वहाँ से जाकर। तो उसी दौरान के अंदर हमने सारे कॉलेजेस विन कर लिए, बड़े बड़े वहाँ पर जितने भी थे, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ और फ़लसफ़ा पढ़ूँ। तो मैंने जो है वो महराज साहब से ज़िक्र किया। वह महराज साहब के साथ की जो एनएसएफ थी उसमें पढ़ने का इतना रुझान नहीं था, जितना ज़्यादा ये था कि डिस्कशन करो और जो है वो तहरीक को जन्म दो ज़्यादा से ज़्यादा, और किताब को जो है वो थोड़ा सा उसको रद्द किया जाता था, और ये किताब से ताल्लुक़ रखने वाला जो है बेअमल हो जाता, इस तरह के एक फ़िज़ा बनाई जाती थी। लेकिन उधर से भी हमारे साथ बहुत अच्छे दोस्त आए। ख़ुद महराज साहब का भी रवैया ये था कि फ़लसफ़ा तो तुमने पढ़ ही लिया है ना, मार्क्सिज़म पढ़ लिया है, बस यही फ़लसफ़ा है, तो बस ठीक है, इसी तरह से चलेगा। लेकिन अंदर से मुझे होता था कि मैं स्टूडेंट तो नहीं हूँ, और मैं स्टूडेंट का लीडर बना हुआ फिर रहा हूँ पूरी जहाँ के अंदर, ये तो बहुत ही गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मुझे कहीं तालिब इल्म होना चाहिए जाकर। तो मैं महराज साहब के पीछे पड़ गया कि महराज भाई मुझे कुछ भी हो, मुझे दाखिला तो लेना पड़ेगा। ऐसे में जाकर जो है मेरे अंदर इनर नहीं वो करता कि मैं जाके तालिब इल्मों से कहूँ कि तुम लोग इनकलाब के लिए निकल आओ। मैं कहीं किसी जगह पर जो है वो पढ़ नहीं रहा, मेरे एडमिशन ही नहीं है मेरा। तो उन्होंने मोहम्मद मियाँ साहब से मिलवा दी। मोहम्मद मियाँ साहब अपने वक्त का एक बहुत बड़ा जो है वो नाम और बहुत बड़ा लीजेंड बन आदमी, उन्होंने मुझसे बहुत रफ गुफ्तगू किया करते थे वो, और उन्होंने कहा कि चल ठीक है, तुझे लेके चलता हूँ मैं, और तुझे लेकर अभी दाखिला दिलाते हैं, पढ़ना है तुझे। तो थोड़ी सी फ़लसफ़े पर गुफ्तगू की और उन्होंने मुझे पास कर दिया। क्या रस्तों पढ़ लिया है तूने? मैंने कहा हाँ, वो थोड़ा बहुत जो किताबों में पढ़ा था बयान कर दिया। जो उसकी कहानी थी अरस्तों की कि वो जहर का प्याला पीकर जो है घूमने लगा, वो भी सुना दिया। तो उसके नतीजे में जो है मियाँ साहब ने मुझे पास कर दिया और लेकर पहुँचे ज़फ़र आरिफ साहब के घर। वहाँ ज़फ़र आरिफ साहब जो है वो पट्टियों में बंधे हुए, उनके हाथ तोड़ दिए गए, सर पे पट्टी बंधी हुई, पाँव तोड़ दिए गए और घर के अंदर पड़े, और सख्त दहशत का माहौल। प्रोग्रेसिव फ्रंट वहाँ हुआ करता था, वो उसको देश निकाला दे दिया गया यूनिवर्सिटी से। प्रोग्रेसिव फ्रंट बहुत काम कर रहा था, लेकिन अब वहाँ पर कोई उसका नाम लेवा नहीं था। ऐसे माहौल के अंदर डॉक्टर साहब ने उल्टे हाथ से अपना लिखा, क्योंकि सीधा हाथ उनका टूटा हुआ था, कि भाई इसको, और मुझसे कहा चुपचाप से जाके फ़लाँ साहब को, किसी को पता ना चले, जाकर तुम जो है ना अपना ये फार्म जमा करा देना, उनको मेरी ये चिट दे देना। बहुत खौफ और दहशत की फिदा, और जमीयत पूरी घूम रही वहाँ पर, और किसी का नाम नहीं लेना और मिलने की कोशिश ना करना। मैंने कहा जैसा आपका हुक्म। मैं वैसे ही गया, जाके चुपचाप से अपना फार्म जमा करा दिया। तो मुझे इंटीरियर के कोटे पर उन्होंने दाखिला दे दिया, लेकिन नाम मेरा ज़्यादा था एनएसएफ की वजह से, तो वो बिल्कुल एक तरह से बू सूंघते फिर रहे थे कि कोई तरक्की पसंद रोशन ख्याल आने ना पाए यहाँ पर। उस ज़माने के बड़े बदमाशों के अंदर जो है जमीयत के उसमें नाम हुआ करता था ज़रार ख़ान साहब का भी, उसमें नाम और दूसरे लोग भी हुआ करते थे, और उनकी बड़ी दहशत होती थी। मुझे नहीं पता चला, बाद में मैं बड़ा डरने लगा कि ज़रार ख़ान नाम का पता नहीं कौन बदमाश है यहाँ पर। लेकिन चूँकि इंटीरियर से आ रहा था तो मुझ पर उस तरह के कराची के लोगों का असर नहीं था, क्योंकि इंटीरियर का माहौल ज़रा दूसरा होता है, और मैं ख़ुद वहाँ पे लड़ता झगड़ता आ रहा था, तो मेरे जहन ने उसके कोई ज़्यादा वहशत और दहशत कबूल नहीं की। बाद में मैंने देखा कि वो भी मेरी तरह सा एक शख्स है, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, और मैं तो खुद जाकर मिला फिर उससे, और मैंने अपना तारुफ कराया उससे। तो वो चौंका, उसने कहा अच्छा हाँ
बहरहाल खामोशी से बात। लेकिन एडमिशन बड़ी मुश्किल से। अब डॉक्टर ज़फ़र आरिफ साहब के बड़ा ताल्लुक़ जो है वो बेनज़ीर साहिबा से भी था, तो वहाँ उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर अलायंस कायम करें। तो वहाँ हमने जमहूरी महाज़ तलबा बनाया। चूँकि पार्टी के अंदर ये होता था कि सेक्रेटरी जनरल अहम ओहदा हुआ करता है और सारे मामलात वो चलाता है, लिहाजा डॉक्टर साहब का कहना ये था कि आप सेक्रेटरी बन जाएँ इस अलायंस के। और पश्तो लड़के को जो है वली, शाह वली आया था हमारे साथ में, वो एमकेपी के का बैकग्राउंड था, उसको जो है वो चेयरमैन बना दिया जाए। तो यूँ जो है वो यहाँ पर जो है वो जमीयत की बदमाशी को भी फेस किया जा सकेगा और आप अपना काम भी कर सकेंगे। हमने कहा ठीक है। अब उसके जलसे का एक ऐलान कर दिया। जलसे का ऐलान एक मुसीबत साबित हुआ, यानी कि जमहूरी महाज़ तलबा का जलसा का ऐलान और उसके बाद सन्नाटा था यूनिवर्सिटी के अंदर। कोई दाखिल हर जो है पॉइंट की बसों को चेक किया जा रहा था। अच्छा, मैं खुद खुशकिस्मती से चूँकि इंटीरियर से था तो मुझे रिहाइश हॉस्टल में मिली, और हॉस्टल में भी क्या मिली कि एक कमरा बंद पड़ा हुआ था और वो जमीयत का कमरा था। किसी ने बताया जमीयत के बंदे का बंद कमरा है और ताला उस पर लगा हुआ था। तो हमने कहा भाई ये किसी का भी हो, इस वक्त जब कोई नहीं रह रहा तो फिर हमारा। मैंने ताला तोड़ दिया उसका और जाके देखा तो अंदर तो सिवाय बिस्तर और दूसरी चीज़ों के किताबें कुछ रखी हुई थी और उसके कुछ कपड़े थे। मैंने कहा बस मैं ये कमरा मेरे लिए ठीक है, मैं यहीं रहूँगा। उसके कपड़े वगैरह बांध के मैंने एक गठड़ी से तैयार कर दी और अपनी किताबें ला के रख दी। तो वहीं से ये डॉक्टर ज़फ़र आरिफ का कहना था कि आप हॉस्टल में ठहरें ताकि हम यहाँ पर अच्छी तरह से मीटिंग्स वगैरह कर सकेंगे। आगे चलकर ये हुआ कि हमने वो जलसा कर लिया। उस जलसे में हमारे साथ एपीएमएसओ भी शामिल थी, क्योंकि उसको भी मार लगी। वहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन साहब भी पढ़ा करते थे, उनकी भी पसलियाँ तोड़कर डम पर फेंक दिया गया था। उसको एक हमारे साथी तो वो भी उठा के कहीं लेके गया। तो ये वो पीरियड था कि ये लोग हासिल बजवी जो साथ हुआ करते थे, ये 1-2 साल मुझसे सीनियर थे वहाँ पर। मैं उस वक्त आया ही था उसके अंदर। लेकिन चूँकि एनएसएफ का मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी था और प्रोग्रेसिव फ्रंट जा चुका था और मुझे एक फ्रंट बनाना था, तो मेरी हैसियत उनके ऊपर ज़रा ज़्यादा मुक़द्दम हो गई। हालात ने बना दिया मुझे खुद यकीन नहीं था कि मैं इस तरह का कोई काम कर भी सकूँगा, लेकिन ये चीज़ हो चुकी थी। हासिल बजवी जो रहते थे हॉस्टल के अंदर, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, जो और बलोच थे वो, फिर वो पठान, और उसके अंदर बज़ाहिर लोगों के लिए कि एक उर्दू स्पीकिंग आ रहा है, जबकि वैसे कम्युनिस्ट और रोशन ख्याल होने के हम नहीं समझते थे कि हम जो है वो महाजिर हैं। ये उस वक्त की हमारी कैफियत हुआ करती थी। और हम समझते थे कि भाई दुनिया के अंदर 2 ही कौमें हैं, ज़ालिम और मज़लूम। लिहाजा जैसा कि अफलातून अरस्तू वगैरह ने कहा भी 2 ही कौमें पाई जाती, एक शहर में 2 शहर हुआ करते, एक ज़ालिम का और एक मज़लूमों का शहर, इस टाइप की बात किया करते थे। तो उसका ताला तोड़कर मैं बैठ गया। अब जमीयत की मीटिंगें शुरू हो गई कि भाई ये कौन सा बदमाश आ गया जो हमारे जो है वो कमरे पे कब्जा करके बैठ गया। मुझे नहीं मालूम कि मैं कोई बदमाशी करूँगा, लेकिन वो शख्स शरीफ था खुद, जो जमीयत का था। वो आया, उसने कहा मेरी किताबें वगैरह दे दो, मुझे यहाँ पर रहना नहीं है, मैं जाऊँगा। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी, आप चले जाइए। अब हमारा केस और मजबूत हो गया। जमीयत आके पूछने लगी, वार्डन साहब आए, आप कैसे आए? मैंने कहा वो मुझे दे के गया है। तो वो कैसे चला गया? मैंने कहा वो उसका सामान लेके चला गया, वो यहाँ से खुद गया है यहाँ से। अब आप मेरे नाम अलाट करें इस कमरे को। वो भी जमीयत, प्रो जमीयत का थे वो साहब भी, डॉक्टर साहब नईम शायद गालिबन केमिस्ट्री के थे, अगर मुझे सही याद आ रहा है। खैर, तो यूँ जो है वो आगाज़ हो गया। अब हमारा काफ़िला चल सो चल। उसमें हमें ये फ़र्क नहीं था कि पीएसएफ का कौन है, डीएसएफ का कौन है। जनरल ज़िया की माशाल्लाह है, चारों तरफ जो है वो फ़ौज घूमती है, चेक किया जाता है, और एपीएमएसओ का कौन है। बल्कि हमने जो अलायंस बनाया वो आगे चलकर यूएसएम में तब्दील हुआ, यूनाइटेड स्टूडेंट मूवमेंट में। लेकिन पहली मार जो थी वो हम ही लोगों ने खाई वहाँ पर। अब अजीब गरीब तासुर था जमीयत के ऊपर मेरे बारे में। वो ये समझ रहे थे कि सिंध से तरक्की पसंदों ने किसी बड़े बदमाश को बुलाया है, जिसके लिए बड़ी लंबी प्लानिंग की ज़रूरत है। यहाँ वो गलती कर गए, लंबी प्लानिंग के चक्कर में हमें मौका मिल गया और हम जो है वो अपना काम करने में कामयाब हो गए। मीटिंग्स भी हमारी हो गई और जो है वो हमने अपना जो है वो तहरीक का आगाज़ भी कर दिया। प्रोग्रेस फ्रंट के जो लोग थे वो हमारे साथ में शामिल हो गए, अक्सरियत बाहर रह गई हमसे। ये आगाज़ हुआ एनएसएफ के हवाले से चलता रहा। इसके साथ ही हमने कोशिश की कि एपीएमएसओ को भी अपने साथ लिया जाए। चूँकि हम प्रो माओविस्ट थे तो जहन में ये होता था कि दुश्मन को यकोतना करना है, ख़ुद यकोतना नहीं होना है किसी सूरत में, बल्कि हमें अपनी ज़्यादा गैदरिंग बढ़ानी चाहिए। लिबरल्स को भी अपने साथ में लिया जाना चाहिए ताकि जमीयत को अकेला कर दिया जाए। तो इस फैसले के तहत एपीएमएसओ के हवाले से जो लोग ऑपरेट करते थे वो भी एक बड़ा नाम था, अब तो मुझे जहन में नहीं आ रहा,
वो हमारे साथ आए और उन्होंने हमारे से मीटिंग की। एक मरहले पर बेनज़ीर साहिबा भी तशरीफ़ लाईं, जो डॉक्टर ज़फ़र आरिफ के घर में बैठ गई, चूँकि उनका कॉलोनी में घर था, और मुझे बुलाया गया वहाँ से कि भाई वो जनरल सेक्रेटरी साहब को जो है वो वहाँ से बुला लिया जाए और इनसे मीटिंग की जाए। वो मिलना चाहती थी कि जो है वो आप जो है इसमें कौन साहब हैं जो कि ये कर रहे हैं। तो डॉक्टर ज़फ़र आरिफ ने कहा कि मोमिन खान मोमिन हैं, जो कि जो है वो ये अलायंस को बना रहे हैं और उन्हीं का काम है ये अलायंस को लेके चलना। तो वो यहाँ हॉस्टल के अंदर है। मुझे उस वक्त उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ डॉक्टर ज़फ़र आरिफ साहब के घर पर, और वो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाएं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक लीडर जो है वहाँ से आगे, देखिए मैं आपको दावत देने आई हूँ, हमने आपको बुलाते अपने पास कि हम कहते आप हमारे में शामिल हो जाओ, ये अच्छा तरीका नहीं था। जब मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे साथ आएँ तो मुझे आना चाहिए था ना, तो मैं यहाँ आ गई हूँ यूनिवर्सिटी। यानी उन्होंने इस तरीक़े से मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन पीछे कम्युनिस्ट पार्टी से मैं कमिटेड था। मैंने कहा मैडम मैं नहीं कर सकता अकेला फ़ैसला कि हम आपके साथ आ जाएं। आपको अब यूनिवर्सिटी से निकलना चाहिए, आपको जो यूनिवर्सिटी में आपने काम करना था वो आपने कर लिया है, अब आपको पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनना चाहिए। तो बाद में ज़फ़र आरिफ साहब ने दूसरे दिन मुझे बुलाया। मैं तो खैर कहा कि मैं मीटिंग करूँगा, जैसा कि एक तरीक़ाकार हुआ करता है, फिर फैसला करेंगे। आके हॉस्टल में दोस्तों को बताया कि भाई बेनज़ीर साहिबा से मुलाकात हुई। उन्होंने एतराज़ात शुरू कर दिए, हमें क्यों नहीं बताया। मैंने कहा मुझे भी नहीं मालूम था, ज़फ़र आरिफ साहब ने बुलाया, मैं चला गया, वहाँ पर वो तशरीफ़ रखती थी। उन्होंने कहा इनसे मिल लो, बात होने लगी, उन्होंने ये ऑफ़र की, अब आप लोग बताइए। नहीं बिल्कुल ये नहीं हो सकता। ज़ाहिर है कम्युनिस्ट पार्टी से मेरी कमिटमेंट भी थी, और मैं उस वक्त तक NSF का मरकज़ी सदर भी बना दिया गया था। हम लोगों ने सबने मिलकर इस तरह का कुछ कर दिया था। तो मुझे ये हुआ कि नहीं, मुझे ये कबूल नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसी दौरान के अंदर एक मरहला ये भी आया कि मेरी एक्टिविटीज़ की वजह से कराची यूनिवर्सिटी में ये फ़ैसला हुआ कि मुझे रेस्टिगेट कर देना चाहिए। मुझे नहीं पता, दूसरे दिन पहुंचा तो एक लेटर मेरा इंतज़ार कर रहा था कि अब आप यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म नहीं रहे हैं और आप निकाल दिए गए यहाँ से। मुझे गुस्सा आया, मैं लेटर लेकर सीधा जो है वाइस चांसलर के कमरे की तरफ रवाना हो गया, और तेज़ी से जा रहा था तो सारे दोस्त भी आ गए, भाई कहाँ आ रहे हो। एक जलसा सा बन गया, जुलूस सा बन गया, उसने आगे जाने नहीं दिया। मैंने खड़े होकर जो है अब्बासी को के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया, वो भी एक केस बन गया। वो चांसलर वो था, उन्होंने कहा कि भाई वो तो चांसलर ने फ़ैसला किया, गवर्नर ने फ़ैसला किया आपके लिए को रेस्टिगेट करने का। तो मैं वहाँ से आया और आते ही जलसा किया, और आते ही जो है वो मैंने उसको फाड़ के फेंक दिया कि ये यहाँ पर नहीं हो सकता। कराची यूनिवर्सिटी में ये इल्म और दानिश की दरगाह है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं चल सकती, और आप अपने इस किस्म के जो है कानून को, आमराना कानून को जो है वो नहीं मानेंगे तालिब इल्म, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। उसके पुर्जे उड़ा के फेंक दिए। उसके बाद हॉस्टल के ऊपर रेड होना शुरू हुआ। पता चला भाई मुझे तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। थोड़े 2 दिन के बाद पता चला कि ज़फ़र आरिफ साहब भी जो है वो रेस्टिगेट कर दिए गए। वो टीचर्स एसोसिएशन के अंदर सदर वगैरह हुआ करते थे। फिर उन्होंने कांटेक्ट किया मुझसे, मैं उनसे बाहर मुलाकात हुई। उन्होंने कहा मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना है। इन लोगों का ये ख्याल है कि सब चीज़ें चूँकि मैं चला रहा हूँ, तो मैं एक तुम्हें पैम्फलेट लिख कर देता हूँ। वो जो है मेरी गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो तुम्हें सिर्फ ये करना होगा कि तुम जो है, और तुम अगर अरेस्ट नहीं होते हो तो ये पैम्फलेट जो है वो तुम एम्प्रेस मार्केट पर डिस्ट्रीब्यूट करवा देना। मैंने कहा ठीक है, मैं ये काम कर लूँगा। चूँकि हमें अंडरग्राउंड रहने का तजुर्बा था तो हम तो निकल लिए वहाँ से, हॉस्टल में से। कुछ दिन के बाद पता चला कि ज़फ़र आरिफ गिरफ़्तार कर लिए गए। अब मैंने कहा कि मुझे तो वो काम करना पड़ेगा जो वो कह कर गए। अच्छा, इसी दौरान में उन्होंने ख़त जो है वो जहादात के नाम लिखा। वो बड़ा ज़बरदस्त और मारकतुल आरा ख़त साबित हुआ। आज भी बहुत सारे लोगों ने उसकी फ़ोटोकॉपी बनाकर अपने घरों में और फ्रेम बनाकर भी रखी हुई अपने ऑफिस में। ऐसे भी दोस्त मुझे मिलते हैं जो बताते हैं कि ये, और वो बड़ा ही जो है इडियोमेटिक इंग्लिश में था, तो बड़ी एक उसमें ज़ू मायने उसमें उन्होंने गुफ्तगू की थी जहादात से। तो पता ही चला कि जहादात को बहुत आग लगी है उस ख़त को पढ़ने के बाद। तो उस ज़फ़र आरिफ अरेस्ट हो गए। मैंने ये काम शुरू किया कि मैं ये पैम्फलेट निकाल दूँ। मैंने साबरा खातून हमारे साथ हुआ करती थी कराची यूनिवर्सिटी में, आजकल तो वो हॉलैंड वगैरह है, हाँ गालिबन। तो बहरहाल हम कुछ लोगों ने जाकर एम्प्रेस मार्केट पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाद में अंदाज़ा हुआ कि वो काम तो बड़ा गज़ब का साबित हुआ, यानी कि एजेंसीज जो थी वो धोखा खा गई। वो ये साबित करना चाह रहे थे कि मुझे गिरफ़्तार करने के बावजूद भी हैंडबिल तो निकल रहा है। तो एजेंसीज को ये अंदाज़ा हुआ कि हैंडबिल ये नहीं लिख रहे बल्कि कोई और है जो लिख रहा है, हालांकि लिखा उन्हीं नहीं था,
हैंडबिल वही लिखा करते थे सारे के सारे। लेकिन इस स्ट्रेटजी से ये फ़ायदा हुआ, तो यूँ मुझे समझ में आया कि इनके साथ में किस तरीक़े से आप मामला चला सकते हैं और कैसे जो है वो तहरीकों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक बड़ा एक सीखने का भी अमल था मेरे लिए, जो मुझे हासिल हुआ। तो बाद में ज़फ़र आरिफ साहब रिहा हुए, तो बेनज़ीर साहिबा ने उनको 70 क्लिफ्टन के ऊपर बुला लिया और वो वहाँ पर सारे मामला देखने लगे। तो उस वक्त भी वो चाहते थे कि मैं आऊँ, लेकिन मेरी कमिटमेंट बहुत ज़्यादा लेफ़्ट के साथ थी। तो मैंने कहा कि नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं आ सकता। हाँ, इसी दौरान के अंदर जो ज़फ़र आरिफ साहब से डिस्कशन होती थी, उसमें ख़ास बात ये थी कि वो मुझे इस बात पे कन्विंस करते थे कि देखो, पीपल्स पार्टी को बुनियादी तौर पर जो है वो फ्यूडल से निकालने की ज़रूरत है और इसको एक शहरी पार्टी बनाने की ज़रूरत है। तो मैं ये पूछता था कि क्यों शहरी पार्टी बना, पूरा मुल्क में एक पार्टी होनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, असल में जिसको आप प्रोलेतारिया की पार्टी समझते हैं, वो प्रोलेतारिया ऐसे नहीं होता है जैसा आप समझते हैं। प्रोलेतारिया वो होता है जिसका के पैदावारी रिश्ते से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए, यानी उसका जो है वो डिपेंडेबल होना उसका ख़त्म हो जाए, उसका पेट का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए और वो शहर के अंदर अपना हाथ की मेहनत बेचे और पीछे जाने के लिए उसके पास रास्ता ना रहे। तो वो ये कहा करते थे कि वो जो है वो उर्दू बोलने वाले हैं यहाँ पर कराची के अंदर, जिनके कोई ज़मीन से रिश्ता ताल्लुक़ नहीं है, अब उनको एडवांस आगे ही सिर्फ जाना है, वो हुनरमंद लोग हैं और वो इसीलिए नौकरियों का तकाजा करते हैं और कोटा सिस्टम की बात करते हैं कि उनके पास ज़मीन जायदाद हो नहीं सकती। जो क्लेम व्लेम दाखिल किया सच या झूठ, उससे अलावा कतई नज़र उसके एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कि हुनरमंदी की तरफ जाएगी, कारोबार की तरफ जाएगी। लिहाजा तुम इसको जो है पीपल्स पार्टी को एक ऐसी पार्टी बना सकते हो और उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये बेनज़ीर का विज़न भी ऐसा ही कुछ है। तो ऐसा होना चाहिए कि तुम अगर आ जाते हो तो पीपल्स पार्टी जो है वो वडेरा से भी निकलेगी, चूँकि उनके पैदावार रिश्ते देहात से जुड़े हुए हैं। ये उनका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट था और मुझे ऐसा हुआ कि बाद में ऐसा महसूस हुआ कि ये उनके साथ में अल्ताफ़ हुसैन ने भी डिस्कशन की है उनसे, लगता है ऐसे ही था। और बाद में वो चीज़ें सामने भी आईं कि ज़फ़र आरिफ इस मामलात के अंदर थे मौजूद कहीं किसी जगह पर, और उनका जो है उन लोगों से ताल्लुक़ रहा जो कि NSF से APMSO से के बजाय MQM बनाना चाहते थे। तो मुझसे जब राब्ता कायम किया इस सिलसिले के अंदर कि हम एक बनाना चाहते हैं, आपसे हमारा बड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग हुई, आप APMSO को भी लेकर आए। चूँकि लेफ़्ट की तरफ से मैं ही APMSO से बात कर रहा था और उस ज़माने में उनका अज़ीम अहमद तारिक चेयरमैन हुआ करता था, तो वो उनका थिंक टैंक भी थे। तो महाजिर के मसले पर वो आके बहस किया करते थे हमसे। तो मैं ये कहता था लेफ़्ट के साथ में कि भाई हमें ये अगर अपने आप को कह रहे हैं ख़ुद से, और उस ज़माने में मुझे याद है कि DSF की तरफ से अफशां सुबोई हुआ करती थी और उनके वालिद साहब डॉक्टर प्रोफेसर जमाल नकवी साहब, तो वो बहुत रेजिस्ट कर रही थी कि ये तो किसी तरह से कौम है ही नहीं, हर लिहाज से ये कौम नहीं बनते महाजिर जो है, तो आप इनको अलाइंस में क्यों ले रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब को जब पता चला कि भाई वहाँ से मोमिन खान रेजिस्ट कर रहा है, जनरल सेक्रेटरी, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम मुझसे आके बात करो, मैं इस पर तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं प्रोफेसर साहब के पास गया तो बड़े खुश हुए कि तुम आ गए, तो तुम क्यों उनको लेना चाहते हो। मैंने कहा प्रोफेसर साहब, एक है हमारा एकेडमिक बात, एक है स्ट्रेटजी का सवाल, हिकमत अमली का सवाल। इसलिए वो कह रहे हैं अपने आप को कि हम कौम हैं, आप तो ईमानदारी से समझते हैं ना कि वो कौम नहीं है, तो आप समझें। तो जमहूरी लिहाज से सबको हक़ होना चाहिए, वो अपने आप को जो चाहे सो कहे, हमें तो अपनी क़ुव्वत को बढ़ाना है। इस पर प्रोफेसर साहब कन्विंस हो गए। उन्होंने कहा आपका हिकमत अमली के लिहाज से ये तरीक़ाकार बिल्कुल दुरुस्त है, हम DSF के लोगों से कहेंगे कि वो आपका साथ दें और APMSO को आपको अलायंस में लेना चाहिए। जब वो आपके साथ आएंगे तो फिर आपके दलाइल समझेंगे कि वो कौम हैं या नहीं है, फिर इससे आपका एक मुकालमा जन्म लेगा। बाहर रहकर कोई बातचीत मुमकिन नहीं हुआ कर सकती। तो दूसरे दिन जब हमारी मीटिंग हुई तो मैंने उन बातचीत की, तो अफशां सुबही ने एक तरह से एग्री किया कि ठीक है, हमें ऐसा कर लेना चाहिए। नदीम अहमद हुआ करते थे उस ज़माने में DSF से, उसने भी कहा कि हाँ ऐसा हो जाए। फिर मैंने APMSO से बात की कि पहले मरहले में आप लोगों को एज ए ऑब्जर्वर दानिश मुबस्सिर के तौर पर आना होगा, पहले हमारा माहौल देखिएगा आप, और फिर उसके बाद हम आपको मिलकर दावत देंगे, तो आप आ जाइएगा हमारे साथ में, हिस्सा बन जाइए। और ऐसे ही हुआ, सब ने कहा कि हाँ ठीक है, आप हमारे साथ हिस्सा बन जाइए। यूँ वो मरहला आया कि जो मैं अब ये बात करता हूँ कि जो ये कहते हैं, मैं कोई वो नहीं कह रहा कि मैं उसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा ताल्लुक़ उनके साथ में जुड़ चुका है और वो भी ज़फ़र आरिफ साहब की ही वजह से जुड़ा
और उनसे ही ताल्लुक़ बना, क्योंकि उनके जहन में ये बात थी कि हर हालत के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जिसका कि ताल्लुक़ शहरी जो है वो मेहनत कश से बनता हो, जिसका कि ताल्लुक़ पुराने फरसूदा पैदावारी रिश्तों से बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो, यानी उससे कोई उसको ताल्लुक़ रहे नहीं बरकरार, जाना आना भी ना रहे उसका, इस तरीके से कोई चीज़ बन जाए कि शहर के बाद वो पीछे जा नहीं सकता किसी सूरत में भी। इस तरह का वो प्रोलेटारिया जो है वो पेंट किया करते थे कि हमारे जहन में इस तरह का प्रोलेटारिया बने। खैर ये सारी चीज़ें हुई तो प्रैक्टिस में ये बात आई कि वो लोग कारगर कामयाब थे इस मामले में। मतलब ये बात कि एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि हमारा जब इत्तेहाद हुआ तो हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया। जमीयत का एक बदमाश हुआ करता था शौकत चीमा, वो जो है जमीयत की तरफ से लड़ा करता था आगे, हमारे ऊपर फायरिंग शुरू की जमीयत ने, और उन्होंने जो है वो फिज़िक्स डिपार्टमेंट पर काउंटिंग हो रही थी, उसका चारों तरफ से घेरा कर लिया और वो अपने मनमाने फैसले कराना चाह रहे थे, और बाहर बदमाश भी मौजूद थे। हमने पब्लिक को लेके गए, नारेबाजी हमने शुरू की, उन्होंने थोड़ा सा आगे आके हमें रेजिस्ट करना चाहा, फायरिंग भी शुरू कर दी। पता नहीं कैसे क्या हुआ, शौकत चीमा को कहाँ से गोली लग गई। अब सवाल ये था कि वो कौन उसका जो है ना वाली वारिस बन जाता है। इधर से डॉक्टर ज़फ़र आरिफ भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि शौकत चीमा को आप कहें कि वो आपका शहीद है, एक इंसानी जान तो गई है, कहीं से भी गई हो, एक बड़े मकसद के लिए चीज़ होनी चाहिए। हमने कहा शौकत चीमा शहीद है। अब जमीयत बहुत डिफेंसिव हो गई, हमने शौकत चीमा को जो है वो करार दे दिया कि वो तो शहीद है, कहीं से भी मार का हुआ हो, किसकी गोली ने भी उसको चाटा हो, वो तहकीकात होती रहेगी। सडनली हमने मीटिंग की और ये फैसला हुआ, जिसमें APMSO भी मौजूद थी, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन भी आए मौजूद, और फैसला हुआ कि भाई कौन कौन कहाँ कहाँ चौकिंग करेगा। NSF के लिए मलिर, DSF के लिए लियारी, और जो फेडरल भी एरिया उसकी जिम्मेदारी APMSO ने अपने ज़िम्मे ली कि शौकत चीमा शहीद को सुर्ख सलाम हम लिखेंगे। दूसरे दिन एक अजीब व गरीब सूरत हाल का मुझे सामना था। जब हॉस्टल में इत्तलाआत आने लगी तो पता चला कि मलिर में NSF के लोगों ने चौकिंग ही नहीं की। मलिर से जब इत्तला आई तो पता चला वहाँ पर भी कोई शौकत चीमा शहीद नहीं करार दिया गया, जबकि हमारा मुश्तरका फ़ैसला था। लेकिन सिर्फ फेडरल भी एरिया की दीवारें जो थी वो शौकत चीमा शहीद लिखने में कामयाब हो गई, यानी APMSO ने अपना जो कमिटमेंट की थी वो पूरी की। जब बातचीत हुई तो फ़हीम जमा भी हमारे साथ हुआ करते थे, हासिल बजूज, मैंने कहा उन्होंने तो कमिटमेंट पूरी की, आपके हमारे दोस्तों ने पूरी नहीं की, ये तो ट्रेस हो जाएगा एजेंसीज़ को भी, वो तो पकड़े जाएंगे बुरी तरीक़े से। ये क्या आप लोगों ने तरीक़ा किया, बस वो ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, लई तैयार नहीं थी, रंग पूरा नहीं था, साथी नहीं पहुंच पा किसी। बहरहाल ये चीज़ें इस तरह से होके ख़त्म हो गई। ये चीज़ बहरहाल मेरे जहन में रह गई कि होना नहीं चाहिए था, एक गलत इंप्रेशन जा रहा है, हमें करना चाहिए था किसी भी तरीक़े से। मैं तो उसका हिस्सा इसलिए नहीं बन सकता था, मैं हॉस्टल में रहा करता था, फिर रुपोश भी हो गया था। तो ये एक उनके साथ में मेरी एक रैपो तैयार हुई। फिर बात ये आती थी कि जब इन्होंने ये फ़ैसला करना शुरू किया कि ये MQM बनाएंगे, तो उस वक्त भी इन्होंने ज़फ़र आरिफ से और मुझसे और लेफ़्ट के लोगों से कांटेक्ट किया, बाकायदा हमसे मशवरे लेने की बातचीत की। हमने अपने कुछ और दोस्तों से भी मशवरा किया, उन्होंने कहा हमारा मसला नहीं है। मैंने कहा भाई बहैसियत समाज को तब्दील करने वाले के लिए कायनात में मौजूद हर मसला हमारा मसला है, साइंस का हो, आर्ट का हो, मज़हब का हो, सब हमसे मुताल्लिक़ है। ऐसे नहीं हुआ कर सकता कि ये हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि ये कराची में क्या करना चाहते, हमें करना चाहिए, इनके साथ में बातचीत करना चाहिए, मुकालमा होना चाहिए। उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने मुझसे गुफ्तगू शुरू कर दी कि हम जो है वो ये बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए महाजिर कौमी मूवमेंट, तो इसके लिए आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए। मैंने कहा देखिए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौमी मसला इम्पॉर्टेंट मसला है, और मार्शल के दिनों में ये ज़्यादा उभर कर सामने आता है, और इस वक्त जबकि जनरल ज़िया की मार्शल है ये और ज़्यादा पीक पर है। वैसे तबकाती लड़ाई को हम सब सही समझते हैं, लेकिन आप अगर करना चाहते हो तो ये आपका जमहूरी हक़ है, आप कहना चाहें तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आप कौम हैं, लेकिन उससे होगा ये कि आप जो है वही काम करेंगे जो सरकारी बयानियाँ कर रहा है। यानी एक तरीक़े से पाकिस्तान मुसलमान जो उर्दू बोलने वालों में सराहियत किए हुए, वो आप रियासत का नैरेटिव बोलते हैं दूसरे अंदाज में, फिर वही आप नैरेटिव बोल रहे होंगे। तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा आपको चारों कौमों को तस्लीम करना चाहिए। तो सवाल यह आया कि फिर कैसे किया जाना चाहिए। तो मैंने ये कहा कि ऐसा हो सकता है, अज़ीम अहमद तारिक से कहा कि आप जो है ये कहें कि हम 5वीं कौम हैं, यानी 4 कौमें आपने तस्लीम कर ली, तो तस्लीम तो हो गई ना 4 कौमें, तभी तो हम 5वीं कौम बने। उसने कहा ठीक है ये हम कर देते हैं। तो पहला जलसा जो था वो इकोनॉमिक्स के लॉन पर हमने करवाया, और उसमें अल्ताफ़ हुसैन को बुलवाया, और वो मुश्तरका था।
हासिल बजीजो भी बैठा हुआ था, सलीम शहजाद भी बैठे थे, मैं बैठा हुआ था, मलिक असलम हमारे एक साथी हैं दुबई में, पीपल्स पार्टी के बहुत डाई हार्ड कारकुन हैं, वो थे। इकोनॉमिक्स के नाम पे जलसा हुआ हमारा मुश्तरका। उसमें पहली मरतबा अल्ताफ़ साहब आए और उन्होंने आके कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें तमाम कौमियतों के लोगों ने यहाँ पर मुनक्किद किया। हम तरक्की पसंदों के साथ हैं, हम तरक्की पसंद हैं, हम तबकाती मसला भी समझते हैं, इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कौमी मसला अहम है। हम ये कह रहे हैं कि हम 5वीं कौम हैं, हम चारों कौमियतों को दुरुस्त समझते हैं। पहली तकरीर मेरी थी, मेरे बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब को तकरीर करना थी, और वो जो है वो फ़लसफ़ा डिपार्टमेंट में बैठे हुए थे, ज़फ़र आरिफ साहब और मोहम्मद मियाँ भी। उसके बाद अल्ताफ़ साहब वहाँ से निकल कर आए। उनका अंदाज़ आने का ऐसा था कि वो तेज़ी के साथ आ रहे थे, उनके साथ में बदमाश थे, और बाद में उन्होंने मुझे बताया कि हमारी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, हम किसी एक जगह रुक नहीं सकते, लिहाजा हमें इनको लेकर आगे बढ़ना होगा। तो मैंने कहा माइक पर भी तो आप इतने 15 मिनट तक खड़े रहेंगे, इस पर भी तो कोई जो है वो गोली चाट सकती है आपको। बोला वो तो बात की बात है, लेकिन बहरहाल हमारे साथ भी। मैंने कहा ठीक है, आपका अंदाज़ है, आपका तरीका है, हम बहस पहले जमहूरियत पसंद है, बाद में सारे दूसरे लोग, आपको ये करना चाहिए। उन्होंने सब आके गुफ्तगू की उस जलसे में। बात का जब मसला आया तो MRD की मूवमेंट चल रही थी, आगाज़ उसका हो चुका था, मीटिंग्स चल रही थी, और उसमें 3-3 महीने के लिए शायद जो है वो एक रोटेट करती थी, जो अहदेदार हुआ करते थे, पार्टीज़ हुआ करते, ख्वाजा खैरुद्दीन वगैरह ये सारे। तो उसी दौरान में उन्होंने जब ये बात रखी तो मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात आपके सामने रख रहा हूँ कि मुझे पैगाम दिया गया कि आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं, आप अलायंस के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और आप ही के तवज्जुह से हम अलायंस में आए थे। अब हम ये समझते हैं अखलाकी लिहाज से कि भी हम आपसे ये बातचीत करें कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं जिसके बारे में आप हमें क्या राय दे सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये आपका हक़ है। यानी वो अपना नश्तर पार्क का जलसा करने जा रहे थे, तो कहना ये था कि नश्तर पार्क के जलसे में हमें क्या कहना चाहिए, ये अल्ताफ़ साहब का कहना था। मैंने कहा आपको ये कहना चाहिए कि आप जो 3 मुतालबात हैं MRD के, वो आपकी तकरीर में आने चाहिए। अच्छा, अगर ये हो गया तो फिर हमें तो उम्मीद नहीं है कि वो जलसा कामयाब हो सकेगा। मैंने कहा मैं जलसा सुनने के लिए आऊँगा आपका, मैं वहाँ खड़ा रहूँगा, मैं अपने काफ़ी सारे दोस्तों के साथ आ जाऊँगा। यानी कितने आपके साथ दोस्त आ सकते हैं? मैंने कहा मैं उनसे ये कह सकता हूँ कि हम जलसा सुनने के लिए जा रहे हैं, जलसा सुनने जाने में कोई हर्ज नहीं होता। तो मैं 2 बसें लेकर आ जाऊँगा, SMC की और डॉ मेडिकल कॉलेज से कर ली जाए, वहाँ हमारी यूनियन हुआ करती थी, और बाकी न्यू कराची वगैरह के मलीर के साथियों को मैंने बुला लिया, भाई इनका जलसा है, हमें जाना है। तो उस जलसे में मैं मौजूद था। मैंने उनको याद दिलाया कि आपको याद है हमारी जो बातचीत हुई? अल्ताफ़ साहब ने फरमाया जी बिल्कुल मुझे याद है, और सफ़ेद कुर्ते पजामे उन्होंने पहन रखे, एक ही मखसूस ड्रेसिंग उनकी, और वो स्टेज के ऊपर रवाना हुए, और जो है छोटे से स्टेज बना रखा था, जैसे कि शटरिंग का जिसको कहा जाता है स्टेज, और वो बारिश का मामला शुरू हुआ, और उस पर से तैयारा गुजर रहा था, और उन्होंने कहा बड़े भाई का जो है वो तैयारा गुजर रहा है। लेकिन एक ख़ास बात, वो आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है वो तकरीर। उस तकरीर में उन्होंने 3 मुतालबे किए, बाकायदा 3 मुतालबे उनकी ज़ुबान से अदा हुए, और जब वो सब रश हो गया और मैं नीचे खड़ा रहा तो उन्होंने उतरते हुए मुझसे कहा कि देखिए मैंने जो आपसे वादा किया था वो पूरा कर दिया। मैंने कहा आपने वही उसी तरह वादा पूरा किया जैसे आपने शौकत चीमा के लिए दीवार के ऊपर लिखने का वादा पूरा किया था। और मैंने बोला आपका बहुत शुक्रिया कि आप सुनने के लिए आए। मैंने कहा मेरी 2 बसें मेरे साथ आई हैं आपका जलसा सुनने के लिए, खुद ब खुद आपकी तादाद जलसे की बढ़ गई इस बिना पर, तो बहुत शुक्रिया अदा करने लगे। ये था जो मेरा उनसे एक लिंक शुरू से बरकरार रहा हर हालत के अंदर भी। बाद में वो MQM चल फिर तो निकल चली वो MQM। तो लोग अक्सर ये बात रखते हैं कि जनाब जनरल ज़िया ने उसको जो है वो बनाया है। मेरा कहना ये होता है कि बनाता नहीं है, कुछ चीज़ें कुछ फितरी लिहाज से चलती हैं, खुदरो भी हुआ करती हैं, बाद में उस पर हुक्मरान काबिज़ हो जाया करते हैं। इंसानी तारीख़ में जितने मज़ाहिब रहे हैं, उनकी बरगज़ीदा हस्तियाँ भी जो रही हैं, उनको किसी ने प्लान करके नहीं भेजा किया जाता, खुद वहाँ से जन्म ले रही होती है। तो ये कहना, क्योंकि हमारा तजर्बा ये रहा कि जनरल ज़िया के साथ तो जमात इस्लामी थी, जमीयत थी, उसको वो डिमोलिश करके और उसको बिल्डोज करके वो एक नया जो है वो कैसे लेकर आ जाता, ये मेरे समझ में नहीं आता। मैं दोस्तों से समझना चाहता हूँ कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि एक माशाल्लाह जो फ़िक्री लिहाज से भी उनकी जो है वो काम कर रही है और उनके फ़िक्र को आगे लेके जाने का बायस बन रही है, उसके अंदर वो एक दूसरी जो है वो क़ुव्वत उभारें शहर के अंदर, और उससे जो है ना उसको वो तबाह कर दें, नूरानी भी गायब हो जाए और जमात इस्लामी को भी जो है वो
की मौत हो जाए और वहाँ पर जो है वो एक महाजिर कौमी मूवमेंट उभर कर आ जाए सामने। लेकिन इसी दौरान में एक ख़ास बात ये रही कि अल्ताफ़ साहब ने एक बात और भी कही, किसी मीटिंग में की थी, और वो कहने लगे कि हम तो ये समझते हैं कि तबकाती ही लड़ाई बुनियादी लड़ाई है। मेरी कोशिश ये होगी कि इनको मैं महाजिर बना के लेकर आऊँ और फिर मैं इसको इसी तरफ लेके जाऊँगा। कौमों को मुत्तहिद होना चाहिए। मैंने कहा ये कब होगा, ये कोई पता नहीं, 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, जब भी हो, लेकिन आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको MNA MPA का टिकट देते हैं, हम आपको सेनेटर बनाते हैं। मैंने कहा मैं इस पर सौदा नहीं कर सकता, आप ये बात जाके असेंबली में कर दीजिएगा ना, महाजिर कौमी मूवमेंट के तवस्सुत से आप बात कर लीजिए जाकर। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता ये चीज़ें, मैं इससे डिसएग्री कर रहा हूँ आपकी, ये नहीं है कौम। शहरों के अंदर कौमें नहीं आया करती, कौमें आया करती है, शहर उनको गुथाकर एक माजून मुरक्कब तैयार किया करता है, गुथ के अपना एक कल्चर डेवलप होता है। ये बात शायद उनको बाद में कहीं जाके समझ में आई। शुरू तो महाजिर कौमी मूवमेंट ही थी, फिर उन्होंने वो सफ़र भी दूसरा इख्तियार किया। इस दौरान में मैं इस पर बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट करने के बजाय, जब आप लोग सवाल करें या पूछना चाहेंगे तो बता दूंगा, बात बहुत तवील होती चली जाएगी। सिर्फ इस हद तक रख दूं कि अब मेरा ताल्लुक़ उससे जुड़ा है, और वो यूँ जुड़ा है कि डॉक्टर ज़फ़र आरिफ साहब का कहना यही था कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर एक बहुत बड़ी उस्ताद आएगी, रियासती तशद्दुद होगा, और हमें बहैसियत एक इंसानी हुकूक़ के, पहले इंसानी हुकूक़ को अवलियत देने की बात है। आपके अक़ायद, नज़रियात, ख़यालात जो भी हो सकते हैं, ये हमें इनके साथ में आना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 22 अगस्त की जो उनकी जो जिसको तकरीर कहा जाता है, वो एक टेलीफोन कॉल थी। मैं उसको तकरीर नहीं मानता, क्योंकि पाबंदी उन पर पहले ही लग चुकी थी 2015 के अंदर ही। 2016 के अंदर तो जो है वो हमारे जो एजेंट वो नहीं दिया करते थे मीडिया उनकी कोई तकरीर, वो एक टेलीफोन कॉल थी जिस पर उन्होंने कुछ कहा था, जिसका कि बुनियाद बना लिया गया। बहरहाल बात ये सिर्फ इतनी थी कि उस पर ज़फ़र आरिफ साहब का कहना था कि मैं इसमें शामिल होता हूँ, आप भी हमारे साथ आइए। सब हमारा शामिल होने का मकसद एक होना चाहिए, और वो ये होना चाहिए कि हमें इनके राइट की बात करनी चाहिए बशमूल तमाम लोगों के, कि इनसे इनको तहरीर और तकरीर की तस्वीर की इजाज़त मिलनी चाहिए। अगर जो इनके ऊपर लगी हुई है पाबंदी, उसका कोई तरीक़े हो सकते हैं। हम बाहर रहकर भी ये मुतालबा कर सकते हैं, हम दानिशवराना तौर पे भी कर सकते हैं, हम कोई मूवमेंट भी चलाकर एक दिन का एक जुलूस निकाल के भी कर सकते हैं, और हम इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करने के लिए ये चीज़ है कि हमें इनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए, और किसी भी बात पर ये नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए कि हम आपकी इस राइट के लिए लड़ेंगे जो आपके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, इसलिए हम आपके साथ आएंगे। फिर यही हुआ कि मैंने कहा कि मैं 90 नहीं जाऊंगा किसी सूरत में भी, मुझे 90 जाना बेहतर नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि आप अपने तौर पर फैसला कीजिए। तो ये मरहला भी आया कि मुझसे जो है वो फ़ारूक सत्तार साहब ने रब्ता किया, खालिद मकबूल ने रब्ता किया कि भाई ये चाहते कि आप 90 आ जाएँ, वहाँ से आप शमूलियत इख्तियार करें, क्योंकि डॉक्टर ज़फ़र आरिफ भी आए थे। मैंने कहा वो आ सकते हैं आपके पास। मैं ये समझता हूँ कि मुझे प्रेस क्लब जाना चाहिए। प्रेस क्लब वो जगह है जहाँ पर कि जाकर आप बात कर सकते हैं, आप उसको एक जमहूरिया कह सकते हैं। वहाँ पर जो है वो जमहूरी लिहाज से हर एक को सवाल करने की इजाज़त होनी चाहिए, वो करें जो भी मुझसे सवाल करना चाहते हैं। NSF का मरकज़ी सदर होने के नाते से, जनरल सेक्रेटरी होने के नाते से पूरे मुल्क में मैं प्रेस क्लब्स वगैरह में जाता रहा था, तो मुझे अंदाज़ा है कि सहाफ़ी किस तरह सवाल कर सकते हैं।